क्योंकि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में इतनी लापरवाही हो रही है कि अब तो खुद पैसेंजर्स ही एक एक बात बता के बहुत सारे वीडियो शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन, उस होप में कि शायद कोई नेग्लेक्टेड बातों को लेके आवाज उठाए। थैंक गॉड बच गए यार। सारे पैसेंजर्स लोग बहुत एंग्री हैं क्योंकि जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि प्लेन जो था स्टार्टिंग से ही प्लेन में प्रॉब्लम थी। AC is not working. I am really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. भाई यार तू सबसे बात मत कर, पहले बता टाइम। सर 1 मिनट रुको, मैं सबको मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, बट नन ऑफ द क्रू मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल इनफ टू कम हियर। आप बताइए ना कितना टाइम लगेगा फ्लाइट को? आप बताइए फ्लाइट को कितना टाइम लगेगा? हम लोग 2 घंटे से यहाँ पर सफर कर रहे हैं, बच्चे लोग भी हैं। हर बार ये एयरलाइन माफियाज कोई भी प्लेन क्रैश के सारे ब्लेम्स पायलट्स पर ही क्यों डालते हैं? क्या इसलिए क्योंकि पायलट्स जिंदा ही नहीं होते उसे जस्टिफाई करने के लिए? क्या ये सब एयरलाइंस या एयरक्राफ्ट कंपनीज का मेंटेनेंस स्टाफ अपने एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में कोई ध्यान नहीं देता या ध्यान देना नहीं चाहता? क्या इन एयरलाइन माफियाज को अपने बिजनेस और प्रॉफिट के अलावा पैसेंजर्स के लाइफ की कोई परवाह ही नहीं? 2018 और 2019 में एकदम नए एयरक्राफ्ट मॉडल से बिल्ट 2 फ्लाइट्स विद इन मिनट्स क्रैश हो जाते हैं बोइंग के नेग्लिजेंस और फॉल्टी MCAS सॉफ्टवेयर की वजह से। टेररिज्म और सिक्योरिटी फेलियर की वजह से एक फ्लाइट को अटलांटिक ओशन के ऊपर बॉम्ब से उड़ाया गया। जॉन बर्नेट और सैम सलेपो, ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने एयरलाइन इंडस्ट्री की रियलिटी और डार्क ट्रुथ्स पब्लिक के सामने रख के पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री, कोर्ट और इवन US के सेनेटर को हिला कर रख दिया। हाल ही में एक डेल्टा बोइंग 767 एयरक्राफ्ट के इंजन ने टेक ऑफ के तुरंत बाद आग पकड़ ली। ये डेल्टा बोइंग 767 लॉस एंजल्स से अटलांटा जा रहा था। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद मिड एयर में यानी बीच हवा में पायलट्स ने यह साइन डिटेक्ट किया कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में आग लग चुकी है और इसलिए पायलट्स ने इमरजेंसी लैंडिंग प्रॉम्प्ट करते हुए इस प्लेन को वापस लॉस एंजल्स में ही सेफली लैंड किया और लकीली सारे पैसेंजर्स एक मेजर एक्सीडेंट से या फिर एक मेजर प्लेन क्रैश से बच गए। लास्ट वीक सिर्फ 24 घंटे में एयर इंडिया की 6 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी और फिर से उनके मेन रीजंस थे एयरक्राफ्ट अनअवेलेबिलिटी और टेक्निकल ग्लिचेस। इट इज हाई टाइम फॉर एयर इंडिया कि उन्हें रियलाइज हो कि वो कौन से लेजेंड की लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। 26 जुलाई 2025 अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 3023 ने डेनवर से मायामी जा रही थी। इस बोइंग 737 को टेक ऑफ अबॉर्ट करना पड़ा क्योंकि अपने लैंडिंग गियर के मेल फंक्शन की वजह से थोड़ी देर बाद प्लेन में आग लग गई। इसलिए सारे 173 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी स्लाइड्स की मदद से बाहर निकाला गया और यह मेल फंक्शन तब रिपोर्ट हुआ जब प्लेन ऑलरेडी रनवे पर था। प्राइवेट प्लेन्स में पैराशूट्स होते हैं पर पैसेंजर प्लेन्स में एयरलाइंस पैराशूट्स नहीं रखते और रीजन बताता है कि इससे प्लेन का वेट शायद बढ़ सकता है। तो क्या इतने लगेजेस रखने में प्लेन का वेट नहीं बढ़ता? पर लगेज का वेट ये एयरलाइन माफिया सह लेंगे क्योंकि उसके तो पैसे मिलते हैं ना उनको। पैराशूट्स रखने में तो पैसे डालने पड़ते हैं, फिर भले ही वो सेफेस्ट ऑप्शन क्यों ना हो। एयरलाइंस अगर इतने एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो क्या अपने प्लेन में पैराशूट और लगेज का वेट बैलेंस अफोर्ड नहीं कर सकते? जरा सोचिए कि अगर हर एक पैसेंजर के सीट के नीचे उनको एक पैराशूट दिया जाए तो इमरजेंसी के टाइम कितनी सारी जानें बच सकती है। जब से एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश हुआ, जब से ये बहुत ही दुखद घटना हुई और इंडिया के लिए ये एक वर्स्ट एविएशन इंसिडेंट था, तब से आपने देखा होगा कि हम कितने अलर्ट और अवेयर हो गए हैं एयरप्लेन्स और प्लेन क्रैशेस को लेकर। जब पब्लिक इतनी अलर्ट हो सकती है तो प्लेन को चलाने वाले अपनी जान के साथ और कितने सारे लोगों की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पायलट कई बार अलर्ट क्यों नहीं होते? देखिए, यहाँ कोई भी स्पेसिफिक पायलट को टारगेट करने की बात नहीं है, मगर एविएशन इंडस्ट्री में जब पायलट्स से फ्लाइट इक्विपमेंट्स मिसरीड होते हैं या फिर वेदर कंडीशंस मिसयूज होती है और जब पायलट्स उनके एयरप्लेन के कोई भी मैकेनिकल एरर्स को प्रॉपर्ली एड्रेस करने में
फेल हो जाता है तब जाके ही वो क्रिटिकल सिचुएशंस, प्लेन क्रैश जैसे एक्सीडेंट्स में कन्वर्ट होती है। एंड दैट्स व्हाई पायलट एरर इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट रीजन एंड द मेन रीजन दैट प्लेन्स क्रैश। ये रजिस्टर्ड डेटा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद प्लेन क्रैशेस का दूसरा मेन रीजन प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट्स और मेंटेनेंस नेग्लिजेंस। इन शॉर्ट, एयरलाइंस की केयरलेसनेस, जो एक बहुत ही ट्रिकी, हिडन और कंट्रोवर्शियल रीजन भी है, जिस पे हम आगे फैक्ट्स के साथ और इवेंट्स के साथ बात करेंगे। फिर बैड वेदर कंडीशंस, एयर ट्रैफिक कंजेशन या एटीसी का मिसकम्युनिकेशन, और बहुत ही रेयरली सबोटेज या टेररिज्म भी कुछ रीजंस हैं जिससे वर्ल्ड वाइड प्लेन क्रैशेस होते हैं। क्योंकि फ्लाइट 171 जो एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट था, उसका जो रिसेंट रिपोर्ट आया उसमें हमें यह सुनने को मिला कि दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को ऑन किया गया था, और इसलिए वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था जहां एक पायलट ने पूछा कि व्हाई डिड यू कट ऑफ। उसका रिप्लाई दूसरे पायलट ने यह दिया कि आई डिड नॉट कट ऑफ, और कुछ ही सेकंड्स में इस कन्वर्सेशंस के बाद फिर पायलट सीधा एटीसी से मेडे 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 यानी इमरजेंसी का कॉल देते हैं, और एटीसी के रिस्पॉन्स से जस्ट पहले ही फ्लाइट 171 क्रैश हो जाती है। ये वही फ्लाइट है जो अहमदाबाद में क्रैश हुई, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, और इसका दुख अभी तक इंडिया भुगत रहा है। अब बस इन 3 लाइंस के आगे पीछे पायलट्स की क्या कन्वर्सेशन हुई वो हमें बताया ही नहीं गया रिपोर्ट में। तो इंपॉर्टेंट बातें हुई होगी ना पायलट्स के बीच, मतलब ये 3 लाइन ही थोड़ी होगी कि व्हाई डिड यू कट ऑफ और मैंने नहीं किया कट ऑफ। पर ये सारी इंफॉर्मेशन यानी कोई भी क्रैश को लेके कंप्लीट डिटेल्स कभी पब्लिक के सामने लाई ही नहीं जाती, और ये सवाल सीधा इंडियन गवर्नमेंट और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पर उठता है। अहमदाबाद के एक्सिट में फ्लाइट 171 जो एक 11 साल पुराना बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट था, उसमें टेक ऑफ से पहले कई टेक्निकल फॉल्ट्स और प्लेन के डिफेक्ट्स ऑलरेडी रिपोर्ट हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उस एयरक्राफ्ट में पहले से इलेक्ट्रिकल डैमेजेस मौजूद थे, और एक अनरिजॉल्वेबल इलेक्ट्रिक डैमेज की वजह से दिसंबर 2024 में इस एयरक्राफ्ट की एक फ्लाइट कैंसिल भी हुई थी। इस एयरक्राफ्ट के इंजन इंडिकेशन और क्रू अलर्टिंग सिस्टम ने अपने फ्यूल सिस्टम की फॉल्स वार्निंग्स दी थी, जो प्लेन मल्टीपल रिसेंट फ्लाइट्स में भी मौजूद थी। इटालियन एक्सप्रेस के हिसाब से 2015 में इस एयरक्राफ्ट ने एक इमरजेंसी लैंडिंग भी एक्सपीरियंस की, क्योंकि तब एयरक्राफ्ट के केबिन एयर कंप्रेशर में कुछ डैमेज था। अब अगर ग्लोबली बात करें तो पूरे वर्ल्ड में पायलट एरर्स से होने वाले एविएशन एक्सीडेंट्स में से एक एक्सीडेंट जिसे वर्ल्ड वाइड वर्स्ट एविएशन एक्सीडेंट माना जाता है, वर्ल्ड वाइड, टेनरीफ एयरपोर्ट डिजास्टर जो 1977 में हुआ था। तब ना कोई स्टॉर्म आया था और ना ही कोई टेक्निकल फेलियर था, ये सब बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर में लेकिन फॉग में एक ट्रेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। 27 मार्च 1977 एक नॉर्मल संडे का दिन, जब KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736 दोनों ही बोइंग 747 यानी बड़े एयरक्राफ्ट ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। पर उसी दिन इन फ्लाइट्स के आने से बहुत पहले उस एयरपोर्ट के एक टर्मिनल पर एक टेररिस्ट बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था, और इस वजह से वहां आने वाली सारी इनबाउंड फ्लाइट्स को पास में लॉस रोडियोस के छोटे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया, जो टेनरीफ आइलैंड पर लोकेटेड है, और ये आइलैंड स्पेन को बिलोंग करता है। अब लॉस रोडियोस ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक और बोइंग 747 जैसे हैवी एयरप्लेन्स को हैंडल कर पाए उतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं था। पर उस दिन सभी फ्लाइट्स के वहां डाइवर्ट होने की वजह से उस एयरपोर्ट के सिंगल रनवे और नैरो टैक्सीवे पर ट्रैफिक शुरू हो गया था। ट्रैफिक की वजह से फ्लाइट्स डिले होने लगी, और फिर धीरे धीरे वेदर का कंडीशंस भी बदल रहा था। पूरा एनवायरनमेंट फॉगी होना शुरू हो गया था, जिससे प्लेन्स की विजिबिलिटी तुरंत ड्रॉप हो चुकी थी। इसलिए पायलट्स और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच कम्युनिकेशंस मुश्किल होने लगे। अब ऐसी कंडीशंस में जब क्लियर कम्युनिकेशन और क्लियर विजिबिलिटी ना हो, तब डेडली मिसअंडरस्टैंडिंग्स फॉर्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पर यह अपडेट आया कि ग्रैंड कैनेरिया में बॉम्ब एक्सप्लोजन का थ्रेट क्लियर हो चुका है। सो अब दोनों फ्लाइट्स पैन एम और KLM ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट पर रिटर्न होने के लिए क्लियर थे लॉस रोडियोस से। पर इन दोनों प्लेन्स के डिपार्चर से पहले एक अनयूजुअल सिचुएशन खड़ी हो गई कि सिंगल रनवे होने की वजह से दोनों प्लेन्स को सेम रनवे से टेक ऑफ करना पड़ेगा, वन आफ्टर द अदर।
तो सबसे पहले KLM फ्लाइट 4805 लाइनअप लेता है टेक ऑफ के लिए और फिर पैन एम फ्लाइट 1736 को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो मेन रनवे से थर्ड टैक्सीवे पर एग्जिट करे और उस तरह KLM को फॉलो करे अपने टेक ऑफ के लिए। पर बहुत ही डेंस फॉग की वजह से पैन एम फ्लाइट से वो थर्ड टैक्सीवे मिस हो जाता है और अब दोनों ऐसी सिचुएशन में थे कि प्लेन्स सेम रनवे पर थे। अब KLM 747 जो अपने टेक ऑफ ऑर्डर्स का वेट कर रहा था, उसके कैप्टन पायलट से एक रेडियो ट्रांसमिशन मिसअंडरस्टूड हो गया और उन्होंने मान लिया कि वो टेक ऑफ के लिए क्लियर थे और ड्यू टू डेंस फॉग ये जाने बिना कि सामने से पैन एम फ्लाइट वही रनवे पर अप्रोच कर रहा है, KLM फ्लाइट के कैप्टन ने विजुअल और वर्बल कंफर्मेशन के बिना अपने प्लेन को एडवांस किया सीधा पैन एम 747 की तरफ जो ऑलरेडी स्लो स्पीड पर वही रनवे पर चल रहा था। अब फॉग की वजह से बिल्कुल विजिबिलिटी ना होने के कारण दोनों फ्लाइट्स जब एक दूसरे को सामने से अप्रोच करते हैं तब तक इट वॉज टू लेट। अब जब KLM 747 को पैन एम 747 अपने सामने दिखा तो उन्होंने तुरंत प्लेन को ऊपर खींचने की यानी अर्ली टेक ऑफ करने का ट्राई किया क्योंकि वो पैन एम से ज़्यादा स्पीड पर था, पर तब तक वो कोलिजन रोकना इम्पॉसिबल था। KLM फ्लाइट का पूरा अंडरबेली यानी फ्रंट छोड़ के पूरा 80% प्लेन पैन एम 747 पर डायरेक्ट स्लैम करता है और इट वॉज एन अनवॉचेबल ब्लास्ट एंड एक्सप्लोजन ऑफ द प्लेन्स। KLM फ्लाइट के सारे 248 लोग यानी पैसेंजर्स विद क्रू मेंबर्स और पैन एम फ्लाइट के 335 लोग यानी टोटल 583 ह्यूमंस इंक्लूडिंग पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स सब इस प्लेन क्रैश में मर गए। इस डिजास्टर ने पूरी एविएशन दुनिया को हिलाकर रख दिया था क्योंकि वेदर कंडीशंस बुरी होने की वजह से, ATC के कम्युनिकेशन एरर की वजह से और मेनली कैप्टन पायलट के इम्पेशेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये हादसा हुआ था। इसलिए इसे वर्ल्ड का वर्स्ट एविएशन एक्सीडेंट कहा जाता है, वर्ल्ड का वर्स्ट एविएशन एक्सीडेंट। अब देखिए, बोइंग दुनिया की लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसलिए काफ़ी फेमस भी है, पर उन्हीं का एक एयरक्राफ्ट मॉडल बोइंग 737 ने दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रैशेज हुए हैं क्योंकि ये 737 एयरक्राफ्ट बोइंग सिर्फ 9 दिन में बना लेती है। इस कंपनी के फेमस होने का वन ऑफ द रीजंस इनके लीगल मैटर्स भी है क्योंकि विसल ब्लोअर्स काफ़ी सालों से बोइंग के एयरक्राफ्ट्स को लेके सेफ्टी कंसर्न्स रेज कर रहे हैं, मेनली बोइंग 787, 777 और बोइंग 737 को लेके। विसल ब्लोअर्स उन लोगों को कहा जाता है जो लोग कोई भी कॉर्पोरेट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक वर्क करने के बाद ये जान चुके होते हैं कि कंपनी में क्या क्या इलीगल, अनएथिकल और फ्रॉड प्रोसेस हो रही है, फिर वो ही इन सब गलत बातों को हायर अथॉरिटी जैसे कोर्ट में या कोई सेनेटर के सामने प्रेजेंट करते हैं। इन शॉर्ट वही लोग जो कंपनीज के डार्क ट्रूथ्स और रियलिटी पब्लिक के सामने रखते हैं, उसे विसल ब्लोअर्स कहते हैं। और ऐसे ही दो हायर पोस्ट के आदमी जॉन बार्नेट और सैम सलेपोर ने बोइंग के बहुत ही क्रूशियल और टेरिफाइंग इवेंट्स को एक्सपोज किया है। जॉन बार्नेट बोइंग में 30 साल से ज़्यादा काम कर चुके थे और एज अ क्वालिटी मैनेजर नॉर्थ चार्ल्सटन प्लांट में एम्प्लॉयड थे जहां बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बनती है। उन्होंने 2019 में BBC को ये बताया था कि प्रोडक्शन लाइन पर काम करने वाले वर्कर्स पर इतना प्रेशर था कि वो जानबूझकर एयरक्राफ्ट में लो क्वालिटी के सब स्टैंडर्ड पार्ट्स लगा रहे थे ताकि बस उनके प्रोडक्शन में कोई डिले ना हो और जिससे इनके प्रॉफिट्स को टाइम टू टाइम कंपनी में आते रहे। जॉन ने यह दावा किया था कि उन्होंने प्लेन के ऑक्सीजन सिस्टम्स में कुछ बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स पता लगाया है कि इमरजेंसी के टाइम हर 4 में से 1 ब्रीदिंग मास्क शायद काम ही नहीं कर रहा है। जॉन बर्नेट ने यह भी क्लेम किया था कि उन्होंने हर बार अपने ये कंसर्न्स अपने मैनेजर्स को बताए, लेकिन उनके मैनेजर्स ने इस बात पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। उल्टा जब उन्होंने ये सारे सेफ्टी कंसर्न्स रेज किए तो फिर उनको साउथ कैरोलिना ट्रांसफ़र भी कर दिया गया और वहाँ भी काम शुरू करने के कुछ ही समय बाद उन्हें यह टेंशन होने लगी कि नए एयरक्राफ्ट बनाने की जल्दी में एयरप्लेन की असेंबली प्रोसेस को इतना रश क्यों किया जा रहा है, जिसकी वजह से हर लेवल पर प्लेन की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। उनका यह भी कहना था कि कुछ केसेस में तो प्लेन के सब स्टैंडर्ड पार्ट्स को स्क्रैप बिन्स यानी लिटरली कचरे से निकालकर एयरक्राफ्ट में लगाए गए थे, पर बोइंग ने हर बार इन बातों से इनकार ही किया है। जॉन बर्नेट फिर 2017 में बोइंग से रिटायर हो गए थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन शुरू किया और जब मार्च 2024 में वो अपने विसल ब्लोअर लॉ सूट में इन सारे इवेंट्स के सबूत दे रहे थे तो अचानक सिर्फ 1 हफ्ते में उनकी मौत हो गई।
और बताया गया कि अपेरेंटली सिर्फ एक इन्फ्लिक्टेड गन शॉट से उनकी मौत हुई है, यानी उन्होंने खुद ही अपने आप पे गन शॉट फायर किया था, ऐसा हमें बताया गया। इनके बाद सैम सलेपुर, बोइंग के वेटरन क्वालिटी इंजीनियर जिन्होंने ओवर 4 डेकेड्स तक बोइंग में वर्क किया है, उन्होंने अपनी सीनेट हियरिंग में यूएस के सेनेटर जॉश हॉली के सामने यूएस कांग्रेस को वार्न किया और अपनी टेस्टिमनी में ये प्रेजेंट करके क्लियरली बताया, I'm not here today because I want to be here. I'm here today because I felt that I must come forward. I do not want to see 787 or 777 crash. मुझे बोइंग के 787 और 777 एयरक्राफ्ट्स की सेफ्टी को लेकर बहुत सीरियस कंसर्न्स है और मैं अपना प्रोफेशनल रिस्क लेने के लिए ये सब बोलने के लिए तैयार। मैंने खुद बोइंग के डेटा के एनालिसिस किए हैं और उसके बेसिस पे ये कंक्लूड किया है कि 787 प्रोग्राम में मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टकट्स ली जा रही थी जो प्लेन की सेफ्टी और लाइफ साइकिल दोनों को सीरियसली अफेक्ट कर रही थी। 2013 से ही बोइंग 787 प्रोग्राम में मेजर इश्यूज चल रहे हैं, जहां फ्यूजलोज के इंपॉर्टेंट जॉइंट्स के गैप्स को प्रॉपरली क्लोज नहीं किए गए। बोइंग के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर गैप 0.005 इंच से ज़्यादा हो तो उसे शिम या फिलर से क्लोज करना ज़रूरी होता है। इतना छोटा गैप मतलब एक इंसान के बाल जितना छोटा गैप कभी कभी ज़िंदगी और मौत का फ़र्क ला सकता है। प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाने के चक्कर में बोइंग ने पीसीस को ज़बरदस्ती पुश किए ताकि गैप्स दिखाई ना दे, लेकिन एक्चुअल में गैप्स वहाँ थे। ये फोर्स लगाने से स्ट्रक्चर पे लॉन्ग टर्म फैटिग और फेलियर का रिस्क बढ़ गया, मतलब डिफेक्टिव प्लेन्स क्लियरली बन रहे थे। सैम सलेपुर ने आगे कहा कि मैंने खुद देखा है कि 98.7% केसेस में जहां शिमिंग या फिलिंग ज़रूरी थी, गैप्स को लेके वहां कोई फिलर लगाया ही नहीं गया। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, 98.7% केसेस में फिलर्स नहीं लगाए गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब प्लेन असेंबल किया गया तो सीवियर मिस अलाइनमेंट दिखा। उसे ठीक करने के लिए बोइंग ने बिना मेजरमेंट के, बिना लिमिट के फोर्स लगाया, जिससे प्लेन के स्ट्रक्चर और ज़्यादा वीक हो गए। सैम सलेपुर ने आगे कहा कि मैंने लिटरली देखा लोग प्लेन के पार्ट्स पर जंप कर रहे थे ताकि उसका अलाइनमेंट ठीक लगे, और मैं इसे टार्जन इफेक्ट कहता हूँ। ऐसे और भी गलत तरीके यूज़ किए गए थे। जब मैंने ये सब इंटरनली रेस किया तो मुझे साइड लाइन कर दिया गया, चुप रहने को बोला गया और फिजिकल थ्रेट्स भी दिए गए। सैम सलेपुर ने यह भी क्लेम किया कि बोइंग में कोई सेफ्टी कल्चर नहीं है और एम्प्लॉइज जो कोई भी गलत मेथड्स को लेके अलार्म रेज करते थे, दे वर इग्नोर्ड, sidelined, threatened and few times even worse। उन्होंने लास्ट में ये भी मेंशन किया कि अगर बोइंग ने अब प्लेन्स के क्वालिटी इश्यूज को ठीक से हैंडल नहीं किया तो इस वजह से और कई सारे लोग मर सकते हैं। अब ये तो सिर्फ हमने 1 या 2 प्लेन क्रैश के बारे में डिस्कस किया। दुनिया की हिस्ट्री में इतने प्लेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं कि अगर हर एक इंसिडेंट पे पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बन सकता है, और कई एक्सीडेंट्स के तो सिर्फ वीडियोस तो आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएंगे। पर अगर आप सिर्फ गूगल पे ये सर्च करें कि लिस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग कमर्शियल एयरक्राफ्ट, तो आपको सबसे पहले एक ईयर वाइज टेबल दिखाया जाएगा, और उसमें अगर आप कोई भी ईयर पे क्लिक करें तो एग्जैक्ट डेट और मंथ और जो हमने डिस्कस किए वो प्लेन क्रैश के रीजंस के साथ उस साल के सभी प्लेन एक्सीडेंट्स का कंप्लीट लिस्ट आपके पास सामने होगा, क्योंकि इन द एंड इनके कोई भी फॉल्ट्स की वजह से हम जैसे पैसेंजर सफ़र करते हैं। हर बार जो ऑलरेडी सेफ्टी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, टिकट के पैसे खर्च करके इन एयरप्लेन्स में ट्रैवल करते हैं। सो इस वीडियो में मैंने प्लेन क्रैशेस को लेके सब डिटेल्स, ट्रू स्टोरीज और मेरा पर्सपेक्टिव आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसलिए इस वीडियो को लेके हर एक इंसान के रिव्यूज़ और ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल के प्रीवियस वीडियोस में भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, कंट्री को लेके, लैंग्वेज को लेके, और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें देखना मत भूलिएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।